बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। अगर हम बात करें ईरान और इंडिया के हवाले से तो आपको एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। जब भी आप इंडियन ऑफिशियल्स के बयानात सुने तो आपको बताया जाता है कि जी हम तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी मुल्क, ईरान ही क्यों ना हो, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को, अपनी आवाम के इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए कहीं पर सरमायाकारी करते हैं और कहीं पर जो ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसकी नौयत भी इन्हीं चीज़ों को सामने रख के तय की जाती है। और इसमें कुछ अरसे में आपने देखा कि एक चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ी मशहूर हुई। पाकिस्तान में इसकी मशहूरी की वजह ये भी बनी कि वहाँ के रास्ते पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस दाखिल हुआ था, जिसकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में किस तरीके से बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, यहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ंड करते हुए ट्रेनिंग दी जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और इस रीजन के अंदर कहीं से भी जो वो स्टेबिलिटी है वो ना आ सके, और जो हर मुमकिन कोशिश की गई इसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। अब वही इंडिया जो कि आपको ईरान की इस पोर्ट की इम्पोर्टेंस बताया करता था कि किस तरीके से शहीद बहिश्ती में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के इन्वेस्ट किया गया, और बाकायदा अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से भी सैंक्शंस होने के बावजूद ईरान पे भारत को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो बाकायदा वेवर मिलता रहा। अब अगर आप देखें तो $120 मिलियन की ये जो रकम थी ये यहाँ पर लगाई गई, अदा की गई। अब इस पे क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे नज़र आया हमें, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन अखबारात हों, जब उनको ये ख़बर मिलती है कि अचानक ये जो सारा सिलसिला है ये बंद कर दिया गया है, और जो कंपनी बनी थी इसी मकसद के लिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, यकायक ये खबर आई कि जी उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दिया है, और किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया इस पे तबसरे होने लगे। अब कांग्रेस के अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा इस पे एक ऑफिशियल बयान जारी किया है कि $120 मिलियन था, वो इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो कि मोदी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया, और हमें कहा कि जी बड़ा स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से भी की जाती थी कि जी हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हमें रसाई मिलती है, फिर चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। अब उसको भी कांग्रेस या जो नाक़िदीन हैं मोदी सरकार के, वो इसी तरीके से बयान करते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर था उसको वो नहीं सह पाए हैं, या शायद ये ख्वाहिश रखी हो कि ऐसा करने से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, या वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो रोज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई हद तक कामेज़ बयान देता है वो हमसे ताल्लुकात बेहतर कर लेगा। अब अगर आप देखें ईरान का जैसे जिक्र किया गया कि इस पोर्ट को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन ईरान और इज़राइल की जो 12 दिन की हमने एक जंग देखी उसमें ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा जो के लिए जासूसी कर रहे थे, और वो इंडियन नेशनल्स थे। अब या तो ये डर था कि हमारी साजिशें जो हैं या जो रॉ की यहाँ पर कार्रवाइयाँ हैं इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो सामने आ जाएंगी। अब ईरान की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है जो कि काफ़ी हद तक थम चुकी है, जिस अंदाज में हमें प्रोटेस्ट नज़र आए, मुजाहरे नज़र आए, और ईरानी हुकूमत ने बताया कि इसमें जो फ़ॉरेन एजेंसीज़ हैं, फ़ॉरेन एलिमेंट जो है वो मुलव्वस है, और वहाँ किस तरीके से इस चीज़ पर बात की जाती रही कि अब की बार अगर अमेरिका हमला करता है, इज़राइल हमला करता है तो हम रिटालिएट करेंगे। जो ख़ित्ते के अंदर यूएस की बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, वो भी हमारे टारगेट पे होंगी। एक तरफ ये सारे का सारा आपको एक कयास नज़र आ रहा था। ईरान पे ख़बरें ये आ रही थी कि जी अमेरिका किसी वक्त हमला कर देगा, गो के इज़राइल और ईरान का बयान में देख रही थी कि जी हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या डिसाइड करते हैं ये किसी को कुछ पता नहीं है। वहाँ एक अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद है। सो ये भी एक खदशा या एक ख्याल किया जा रहा है कि इस बंदरगाह में जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी खुफिया एजेंसी की, रॉ की, उनके बहुत सारे जासूस, उनके शहरी वो जासूसी कर रहे थे मोसाद के लिए, इज़राइल के लिए, ईरान के मफादात के अगेंस्ट जाते हुए। तो इस सारे सूरत हाल को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आलमी माहिरीन हैं वो अभी तक अनसर्टन हैं,
लेकिन इंडिया के हवाले से ज़रूर एक ख़बर सामने आ रही है और वो ये है कि उनके अपने जो मुल्क के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो कि यके बाद दीगर आपको मोदी सरकार के एक्शंस नज़र आते हैं, उस पे एक जो गुस्सा है वो ज़रूर बढ़ता चला जा रहा है लोगों का, और कांग्रेस जो है वो उस चीज़ को भरपूर अवेल कर रही है जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, हु इज़ अ रिनाउंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साफुलस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ईरान की मौजूदा सूरत हाल पे तो बाद में आते हैं, लेकिन ईरान में ये चाबहार पोर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट की और कहा कि जी हमें तो अमेरिका की तरफ से ऑब्वियसली वेवर मिला है, हम अपने अवाम के मुफादात को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात और आगे जाएंगे और हम इस रीजन में जो हैं वो तमाम ममालिक को पीछे छोड़ देंगे, बाकी तो जी छोटे देश हैं, इन्होंने क्या करना है, हमारा अखंड भारत बनेगा। ये तमाम चीज़ें देखते आए हम, उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से कही जाती रहीं, बड़ा स्ट्रेटिजिक इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता रहा। सो क्या वजह क्या आपको समझ में आ रही है कि इस तरीके से एकदम इससे भाग जाना, राह फरार इख्तियार करना, इसको बंद कर देना, मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के तकरीबन सारे जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो नेबर से हट के ईरान या अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तुक जो है वो नज़र नहीं आता। वो कमर्शियल रीजंस नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, और वो पाकिस्तान की आइसोलेशन ही मकसूद थी। ये चाबहार का जो शोशा छोड़ा गया, ये गवादर पोर्ट जब डेवलप हुई और ये उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से वो करें और पाकिस्तान को टू डायरेक्शन वॉर में अफगानिस्तान या ईरान को इनको इंटरनाइज करके तो वो करें। इससे पहले याद होगा आपको कि 2020 में इंडिया ने एक कमिटमेंट की हुई थी कि हम चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन जो है वो बिछाएंगे। वो भी फंड्स पूरे नहीं कर सके और इस तरह फिर वो टूट गया और पीछे हट गया। ईरान ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। ये चाबहार का भी मई 2024 में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको पता है, आपने अपने इंट्रो में सारी चीजें कह दी हैं कि यहाँ से जासूस ये कुलभूषण यादव जैसे, और पर्पस यही थी कि पाकिस्तान को पिन प्रिक करने की। तो वो उस पे $120 मिलियन एक तो दे दिया, लेकिन इन एडिशन टू दैट एक कमिटमेंट $250 मिलियन की और भी थी फाइनेंसिंग की कि ये हम करेंगे और ये सारा हो जाएगा। अभी मसला ये है कि इंडिया की डबल पॉलिसी है और ऑन वन हैंड दे वुड लाइक कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इन कंट्री से गुडविल हासिल करें। ऑन दी अदर हैंड वो चूंकि दुनिया में आइसोलेट होते जा रहे हैं और हो चुके हैं, ब्लंडर पे ब्लंडर, और मोदी की जो डिसीजंस हैं, तो उस पे जब ये अमेरिकन सैंक्शंस की बात आई तो मेरे ख्याल में दे गॉट कोल्ड फीट और फिर उन्होंने कहा कि हम पीछे। और इन एनी केस जो ईरान का भी एटीट्यूड जो कुछ अर्सा पहले था पाकिस्तान के साथ, वो अब ज्यादा दोस्ताना और बेटर है। आप यू विल रिकॉल कि जब हमने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया तो ईरान ने उसको अप्रिशिएट किया, बल्कि ख्वाहिश भी जाहिर की। तो अभी हालात बदलते जा रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि इंडिया जो है वो हर मौके के ऊपर एक इतनी बड़ी ताकत होने, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके इंटरनेशनल अकॉर्ड्स हैं, तो आप पे इसके ऊपर बैकआउट किया है, तो उसके कोई रीजन होने चाहिए। तो रीजन यही है कि चूंकि उनकी इंटेंशंस ये कॉस्मेटिक्स हैं सारे, ये ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों हमारे भाइयों के साथ तो इन्होंने इतना जुल्म किया वहां खुद रह के, जब ये नेटो वाले उधर थे। और फिर मुसलमानों का अगर इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद में क्या, कश्मीर में क्या हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज पे मणिपुर में क्या हो रहा है, अगर उनके आप साथी नहीं है तो आप एक और मुल्क छोड़ के आगे फिर ईरान के कैसे साथी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जग अनसाई है और ये एक ऐसा स्टेप है जिससे इंडिया की ह्यूमिलेशन हुई।
अच्छा ये बताइए जाना साहब कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी इंडिया अपने आप को पूरी दुनिया पे ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी हम बड़ा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे चलने वाले लोग हैं, ट्रेडिशनली हमने यही रखा है अपना फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अहम जुज़्व, लेकिन दबाव अगर हम पे कोई डालेगा तो हम झुकेंगे नहीं। अब एक तरफ तो इंडिया आपको या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ये बताया था बाकायदा एक सोशल मीडिया पे पैगाम पे कि जी मोदी ने मुझे यकीन दहानी करा दिया कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बंद कर देंगे। तो एक तरफ तो आप अभी तक वो तेल की खरीदारी जारी रखे हुए हैं, पिछले दिनों फिर एक इंकशाफ हुआ था कि जी जो अंबानी की कंपनी है रिलायंस जो कि लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इंडिया के लिए, उसने फिर जो है वो ऑयल इंपोर्ट किया है, हालांकि ये तय हो गया था कि अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे रशिया से। सो एक तरफ तो आप इतना वो दिखाते हैं कि जी ये प्राइड है हमारा, हम अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर ये भी तो आपने अवाम को ये बताया था कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो वहाँ प्रेशर आप कहते हैं कि जी हम बर्दाश्त कर लेंगे और यहाँ आप दबाव बर्दाश्त नहीं करते। या इंडिया के लिए, इंडिया के रेफरेंस से दो चीजें आम थी। एक इंटरनली इंडिया ने कहा था कि सेकुलर इंडिया, बिल्कुल। और एक एक्सटर्नली इन्होंने कहा था नॉन अलाइंड, हम ग्रुपों के हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने इनकी सेकुलर इंडिया की हालत भी देख ली है कि टोटल हिंदू इंडिया बन चुका है और अंदर से टूट फूट का शिकार है। 1.5 दर्जन की इंसर्जेंसीज हैं और के ईस्टर्न कॉरिडोर में तो इनकी फौज भी दाखिल नहीं हो सकती, मॉइस का है और बहुत से। लेकिन इंटरनेशनली नॉन अलाइंड के खाते में आके फिर इन्होंने क्वाड के अंदर शमूलियत की, आपने देखा, और वो फिर अलायंसेस इन्होंने बनाने की शुरू कर दी। तो अभी भी मतलब है कि ये कंफ्यूज्ड हैं। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप का वो लेवल नहीं है जो ओहदा है, और मोदी इज टिपिकली एक नैरो माइंडेड हिंदू है जो कि हिंदू इंडिया बनाना चाहता है, और बैन अवी सतह के ऊपर उसका कद काट इस तरह का नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क की क़यादत करके उस मुल्क के लिए जो जायज़ उसकी तकरीम है इंटरनेशनल वो हासिल कर सके। तो दैट इज़ द रीज़न कि उनको आए दिन इस तरह की पशेमानी हो रही है। मसला इंडिया का ये है कि दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसकी भी लीडरशिप में कोई करिश्मेटिक लीडरशिप सामने नहीं आई, वरना मोदी अभी इतनी टर्में ना निकाल सकता, अभी तक ये उसका धड़न तख्ता हो चुका होता। मोदी आई थिंक हैज़ गिवन देम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, जैसा अभी ये बयानात की हद तक ही आप देख रहे होते हैं, और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इतना अच्छा मौका दिया हुआ है कि वो बार बार उनको याद कराते हैं कि जी आपके जहाज़ कितने गिर गए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनफैक्ट अब तो वो लिटरली मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके लहजे में बात करके दिखा रहे होते हैं, एक मिमिक्री जो है वो उनकी की जा रही होती है। ये बताइएगा, इस वक्त हम ईरान की बात कर रहे हैं, इंडिया ने तो चलें कौन सा प्रेशर था या क्या चीज़ अपना मुल्की मफाद अवाम को जिस तरीके से बताया जा रहा है उसको बचाने के लिए ये किया है, और इसका ऑब्वियसली क्या रिपरकशंस होते हैं उनके लिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है जिसमें ये बताया जाता है कि जी प्रोटेस्ट तो काफ़ी हद तक थम गए हैं, लेकिन जो पूरे खित्ता एक अनसर्टेनिटी में मुब्तला है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर देगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली फिर ईरान जो है वो रिटालिएट करेगा। इस सिचुएशन को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक सादिया एक इटालियन फिलासफर था, उसका नाम था एंटोनिया ग्राम्स्की। उसने ये कहा था कि the old world is dying, yes, and new world struggles to be born. Now is the time for the monsters to take direction. तो इसलिए अभी जो सिंगल पोलर यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म इरोड हो रही है, मल्टीपोलर अभी डेवलप नहीं हुई है, और इसका फायदा उठाते हुए आप ये देखें कि अमेरिका जिनकी तारीख भरी हुई है इस तरह के गलत डिसीजंस के साथ, वो अपने तौर के ऊपर अभी वो झपट के तेल की तलाश में, पहले इराक में गए तो सिर्फ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लालच में कहने के ऊपर, और नीचे से तेल की कंपनियों को लेना था। अभी वेनेजुएला में दुनिया का वो कहते हैं ना ब्लैक गोल्ड का सबसे बड़ा खजाना उधर है, उस पे हाथ मारा। अभी तीसरे ईरान थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, उसके ऊपर भी वो अपने तौर पे कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहाने मांगने वाली बात है। ये वही है कि वो बकरी और शेर का, के शेर ने कहा बकरी को कि आपने पानी को गंदा किया है, तो उसने कहा आप तो ऊपर पानी पी रहे हैं स्ट्रीम में,
मैं तो नीचे पी रही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तुम्हारे किसी और ने किया होगा, और बहाने मांगने। आज का जो दौर है ना सादिया, अनफॉर्चुनेटली हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक स्ट्रांग अमेरिका का एक लीडर ये कहता है कि मैं इंटरनेशनल लॉज की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं खुद अपनी मोरालिटी को खुद देखूंगा और मैं देखूंगा कि हमारा। और उसके ऊपर और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जब आपके हाथ में ताकत हो तो रूल्स और कानून जो हैं, वो somebody said ना, rules are for fools, wise people make them and wise people break them. I think that is what they are doing. तो ईरान की सिचुएशन की बड़ी ही implications हैं। देखें, अगर ईरान किसी तरीके से डिसमेंबर होता है जिस तरह ये करना चाहते हैं, तो नंबर वन तो पाकिस्तान के लिए मसला, और ईरान और अफगानिस्तान के लिए नीचे बलूचिस्तान का है, ऊपर टर्की के लिए कुर्द का है, कुर्दों का, ऊपर अजरबैजान के लिए है। प्लस आप ये देखें कि इराक डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि इराक के अंदर एक स्ट्रांग ग्रुप ईरान का है और दूसरा एक, उधर भी एक किस्म का हल्ला गुल्ला हो जाएगा। फिर रिफ्यूजीज का इशू होगा। फिर अगर इनकी रॉयल गार्ड जो है ईरान की, वो किसी तरीके से डिसमेंबर होती है, तो इराक की तरह और बहुत से ग्रुप आ जाएंगे, रिफ्यूजीज का इशू होगा, नॉन अलाइनमेंट होगी इसकी। दैट इज द रीजन कि सऊदी अरेबिया और कतर, उनको भी एहसास है, और यूएई को, कि पहले जो बड़े ये स्टॉन्च राइवल्स होते थे और कहते थे ईरान को दबाएं करें, अभी वो ही ये जो रुका है थोड़ा सिलसिला, मैं बीबीसी को भी सुन रहा था, उनके एनालिस्ट को, वो यही कह रहे थे कि ये सऊदी अरेबिया और कतर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि आप ऐसे ना करें, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो दैट इज द रीजन, एंड वी होप एंड प्रे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो चीज़ें चेंज होती नजर आ रही हैं, कि जहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील का आपने जिक्र किया कि ईरान ने उसका खैर मकदम किया, वहाँ ईरान पे जब धमकी दी हमला करने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो सऊदी अरब वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने कहा कि ये ना करें, ये बड़ा गलत इकदाम होगा। और ये जिस तरीके से आपने कहा कि ऑब्वियसली असल इशू जो है वो इस वक्त हमें ऑयल रिजर्व्स का नज़र आता है। जो लिबिया की हालत की गई, जो इराक़ की हालत की गई, जो मुअम्मर कद्दाफ़ी के साथ हुआ, जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यहाँ पे क्या एक ऐसी गलती है जो यूएस से हो रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही है, कि वो ईरान को भी इराक़ या लिबिया तस्वुर कर रहे हैं, हालांकि वो देख चुके हैं कि इज़राइल जैसा मुल्क जो कहता है कि जी हमारी डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो कि है भी बड़ी जदीद है और बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसको भी ईरान ने 12 दिन नाको चने चबाए। तो क्या वजह है कि ये ईरान को इराक़ या लिबिया तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल है विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि अमेरिका एट द एंड शायद ठीक फैसला करे, लेकिन सबसे पहले सारी गलत ऑप्शंस को वो एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, आपने देखा वियतनाम में क्या किया, कोरिया का, इराक का डिबैकल, आगे पीछे हर जगह पे, अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये रॉन्ग जजमेंट है। ये देखे ना, हिटलर ने दूसरी जंग अजीम शुरू कर दी थी, तो उसकी एक सोच थी ना, डिक्टेटर था, फाशिज्म है ये अभी आपने, अभी ये ट्रंप का जो रवैया है कि मैं नहीं देखता, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, मैक्सिको को मैं ये कर दूंगा, कनाडा का ये हो जाएगा, तो वेयर इज द इंटरनेशनल लॉ? उसने कहा जी देयर इज नो लॉ, एक्चुअली जिसके पास पावर है वही लॉ है। माइट तो इज राइट, मतलब है, हाँ, माइट इज राइट। और ये माइट इज राइट हम दूसरी जंग अजीम के बाद, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए और फतह हासिल कर ली, तो उसके बाद फिर ये एक मतलब है वन साइडेड इशू बन गया, बिकॉज यूनाइटेड नेशन भी बनाई तो विक्टर्स ने बनाई, ऑन देयर ओन टर्म्स बनाई, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल रखी, उसके अंदर वीटो पावर्स रखी, दैट मींस नाइदर हियर नॉर देयर। एंड यू कैन सी कि अभी जो यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, दुनिया में गदर मचा हुआ है और उनके कंट्रोल में कोई भी नहीं है किसी तरीके। हालांकि यूएन का चार्टर चैप्टर 7 ये कहता है कि अगर कोई आपकी वायलेशन करे, पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं, फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें, और फिर इसके बाद आप यूएन की फोर्स यूज करें उस कंट्री के खिलाफ। अच्छा, ये तो आपने यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया है, चलें एक फोरम ही सही जिसको ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि सफारती कोशिशों के ज़रिए कोई हल निकालना चाहते हैं वो अवेल करते हैं,
और इसी ईरान की सूरत हाल पे हमने देखा है कि पाकिस्तान ने भी वहाँ बात की है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे आसिम इफ्तिखार साहब। इसके अलावा चाइना और रशिया के जो मंदूब हैं वो भी बात कर रहे हैं, और ईरान पे हमला करना ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी बड़ी हमाकत होगी, और पाकिस्तान की तरफ से भी यही मौक़िफ़ दिया गया है कि हम एक पुरअमन ईरान चाहते हैं जो कि हमारे पूरे रीजन के मुफाद में जाता है। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या वाकई कोई सफारती हल निकल सकता है या सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स होंगी, और ख़ास तौर से चाइना और रशिया क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए ना, चाइना और रशिया अपने तौर पे स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, जी। बट वो ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हैं। चाइना की जो प्रायोरिटी है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, और इकोनॉमिक वर्ल्ड आर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं। रशिया अपने उसमें फंसा हुआ है। यूनाइटेड नेशन एक डिबेटिंग क्लब है। जब तक ये वीटो की पावर है एक कंट्री, आप ये देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को कहा वार क्रिमिनल, और उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट अमेरिका के अंदर वो मिलता रहा। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की जितने रेजोल्यूशंस हैं उनको जूती की नोक पे रखते हैं और वो उठा के उधर फेंक देते हैं। तो देयरफॉर यूनाइटेड नेशन तो टूथलेस एक अदारा बन के रह गया है। आल्दो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका एक मैंडेट बड़ा अच्छा है, लेकिन चूंकि उसको नकेल डाली हुई है तो इसलिए चाइना और रशिया का एक प्रेशर तो क्रिएट हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब तक ये जल होके एक ब्लॉक जो इनका जो है एससीओ का ब्लॉक या और कंट्रीज को मिलके तो थोड़ा सा ये खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक ये वन साइडेड जो सिचुएशन है चलेगी। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका विल नेवर सक्सीड इन ईरान। ईरान जो है वो कोई छोटा कंट्री नहीं है, लिबिया या जैसे आपने भी कहा सीरिया में कि इधर उधर। ईरानियन इज अ ग्रेट नेशन, और उनकी एक बहुत बड़ी तारीख और सिविलाइजेशन है, और उसके बाद ये बहुत ऐसा फसाद मिलेगा कि इट कैन नॉट देन ट्रैवल टू थर्ड वर्ल्ड वार। जब कंट्रीज इस तरह रशिया चाइना ये ब्लॉक उठे, और दूसरी जंग अजीम में सिर्फ अमेरिका के पास न्यूक्लियर था और वो यूज हो गया। अभी 9 से 11 कंट्रीज के पास है न्यूक्लियर, और हर कंट्री उसको यूज करेगा तो ग्लोबल की तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो देयरफॉर आई थिंक ट्रम्प एंड अमेरिकन लीडरशिप मस्ट रियलाइज, एंड देयर पॉलिटिशियन एंड कांग्रेस शुड होल्ड इट। वो उनका सैंडी बर्नर वगैरह तो बता रहे थे कि आप ऐसे ना करो, ये वो लॉलेसनेस बहुत लोगों के वो बहुत लोगों की तरफ खराबी से वहाँ करेगी। पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस जानिब बात की है। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अभी तक ऑब्वियसली प्रोटेस्ट थमते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, फिर उसका एक अल्टरनेटिव सोचा गया कि जनाब यहाँ पे वो जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसका स्टारलिंक जो है वो चलाया जाए, वो भी वहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो ये जो इज़राइल और ईरान की तरफ से ये बयान सामने आता है कि जी हम पहल नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि यूएस को जब ये नज़र आ रहा है कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन या जो भी करना चाहते थे वो नाकाम हो गया है, तो अब हमला नहीं होगा, या आपको लगता है कि अभी भी चीज़ें अनसर्टन हैं? और अगर ऐसा होता है तो ईरान किस हद तक जाएगा? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अल उदैद जो कतर में इनकी सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है यूएस की, उसको उस वक्त भी खाली करा दिया गया था जब ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, और अभी भी ये खबरें हैं कि कतर में अपनी मिलिट्री बेस को इन्होंने फिर से खाली करवा लिया। या देखिए, बात यह है कि आपका अमेरिकन लीडरशिप हो या इजरायली लीडरशिप हो, उनकी किसी बात के ऊपर किसी को तकिया नहीं। जब वो किसी लॉ को, इंटरनेशनल कानून को, यूएन के चार्टर को, किसी चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं मतलब है हमने जो मॉरली हमारे ऊपर स्टैंड है वो है। देयरफॉर यू कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपने देखा कि ईरान पे पहले भी अमेरिका ने कहा था हम नहीं हमला करेंगे, और अचानक रात को उनके ऊपर वो किए। इजराइल ने मजा चख लिया है, इजराइल शुड थोड़ा डिटरेंस रहे। अगर यूएस को ये उम्मीद हो कि हम रिजीम चेंज करके वहां अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो दे विल नेवर हेजिटेट, बट दे नो द रिपरकशंस एंड दे नो कि ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी अटेनेबल, तो दैट विल बी ए डिटरेंस। एंड आई डोंट थिंक सो कि उस सूरत में वो आगे आएंगे, लेकिन अभी nothing can be said because blunders can be made. Blunders can be made. General Saab, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned.
से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है, मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। पिछले साल 2025 में पाकिस्तान ने सफारती एतबार से जो कामयाबियां समेटी हैं, उसके बाद ये ख्याल किया जाने लगा था कि पाकिस्तान को इनका फ़ायदा भी होगा, जो कि उसको मौशी एतबार से बहुत मदद फराहम कर सकता है। और वो हम देख भी रहे हैं कि मई की जंग के बाद, जहाँ पे ऑब्वियसली एक आपके जो तैयारे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी इस्तेमाल हुए। आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी रियल कॉम्बैट टेस्टेड इस वक्त टेक्नोलॉजी मानी जाती है। सो इसलिए अगर आप ये देखें JF-17 थंडर के जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, लोग ये ख्याल करते हैं कि जनाब इससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी हद तक संभल जाएगी। वहीं पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई थी उसके बहुत चर्चे हुए थे और ये कहा जाता था कि जी ये अपनी नौयत का एक पहला ऐसा दिफाई मुआहदा होगा कि जिसमें नेटो तर्ज पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी कि एक मुल्क पे हमला, दोनों ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और उस वक्त भी ये बहस चल निकली थी कि हो सकता है कि और ममालिक भी इसका हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान के साथ ये पार्टनरशिप चाहें और एक नेटो तर्ज का इत्तेहाद हमें नज़र आ सकता है, ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक का। और अब ये ख़बरें हैं कि जी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों जो हैं वो इस एक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन रहे हैं। और ये जो वज़ीर हैं दिफाई पैदावार के रज़ा हयात हरात साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में इनफैक्ट कंफर्म किया है कि बिल्कुल ये तीनों जो हैं एक मुआहदा कर रहे हैं और ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये उन्होंने आपको बताया। और ये भी कहा कि 1 साल से ये टॉक्स जो हैं इस हवाले से चल रही थी।
तो क्या चांसेस हैं कि यही इसी किस्म के जो मुआहदे हैं, जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो जॉइंट प्रोडक्शंस के हवाले से हमेशा बात की जाती है कि जी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान का टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज़, वो किस हद तक हमें नज़र आ सकता है? और दूसरा जिस पे आज इस सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे वो गज़ा का मामला है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो गज़ा अमन मंसूबा था, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पीस प्लान था, उसका पहला मरहला जिसमें हमें सीज़ फायर नज़र आया, और अब दूसरे मरहले में ये कहा जा रहा है कि जो 8 ममालिक हैं वो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम की तरफ बढ़ेंगे, और ये दूसरा मरहला होगा। आज इस पे भी बात करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय रेनाउंड डिप्लोमेट डॉक्टर जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हमारे मिनिस्टर ने डिफेंस प्रोडक्शन के रज़ा हयात हराज साहब, उन्होंने ख़ुद ये कंफर्म किया है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट से मुख्तलिफ होगा जो तुर्की के साथ होने जा रहा है। बट आप किस तरीके से देखते हैं इन तीनों ममालिक का दिफाई शराकत दारी के अंदर एक साथ आना? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में बहुत कम डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं। अमेरिका के सिर्फ इस वक्त जो डिफेंस पैक्ट है वो 3 ममालिक से है, और पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ एक मुल्क से डिफेंस पैक्ट है इस नोयत का जो हम बात कर रहे हैं, और जो अगली बात हो रही है वो तुर्की की। यहाँ एक सवाल ये उभरता है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ये अगर डिफेंस पैक्ट में चले जाते हैं, ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट में, तो ये तो बहुत बड़ी कुव्वत हो जाएगी। और यकीनन इसको जो पहले एक कॉन्सेप्ट फ्लोट हुआ था 2017-18 में, जिसमें कि कहा गया था इस्लामिक नेटो, तो ये तो उसके मुतरादिफ हो जाएगी, क्योंकि फिर तो यहाँ इस इस्लामिक नेटो जिसका के जिक्र किया गया था उस वक्त, और ये तो उस तरफ रुख होते हुए नजर आ रहा है तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, तो उसमें तो बाकी तमाम ममालिक जुड़ना चाहेंगे आगे जाके। तो ये एक ओआईसी कंट्रीज के लिए भी, और दूसरा कोई मुल्क भी अगर इसमें शामिल होना चाहे जिसके कि मुश्तरका जिसमें के मफादात हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मालिक, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो अगर बात किया जाए जो कि 1 साल से जिस पर के होमवर्क हो रहा था, और तुर्की के साथ तो पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है, और सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के चोली दामन का साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों, तुर्की का अब सऊदी अरब के साथ हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। कुछ अरसे के लिए उनका रोलर कोस्टर किस्म का एक राहत रिलेशन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से तो हमेशा से सऊदी अरब के साथ बड़े स्मूथ रिलेशन रहे हैं। एक छोटा सा पिछले दौरे हुकूमत में वाक़या हुआ था मलेशिया में, जिसमें थोड़ी सी एक तुर्शी आई थी, लेकिन वो फौरन ख़त्म हो गई थी बाद में। तो लिहाजा हमारा बड़ा स्मूथ रहा। तो ये तीनों ममालिक अगर मिल के डिफेंस पैक्ट करते हैं, तो उसके खदोखाल तो जो भी हो, यकीनन उसके खदोखाल यही होंगे कि अपनी कुव्वत का लुहा मनवाना चाहेंगे। सऊदी अरब दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सऊदी अरब इस वक्त सीट ऑफ ओआईसी, वो लीडरशिप है उसके पास पूरे ओआईसी की, सऊदी अरब के पास। और दूसरी चीज, सऊदी अरब गल्फ कंट्री में भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैंपियन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर इन गल्फ कंट्री। दुनिया में उसकी सफारतकारी, यकीनन उसकी आउटरीच बहुत बेहतर है। तो एक ये हो गया। तुर्किया नेटो का मेंबर है, और नेटो का मेंबर इस पैक्ट में शामिल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक हम आहंगी बढ़ेगी। वेस्ट इससे खौफजदा नहीं होगा, क्योंकि नेटो का मेंबर भी इसमें शामिल हो रहा है। नेटो के मेंबर की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, उस ऑब्लिगेशंस को भी वो जहन में रखेगा। और ओआईसी के मेंबर होने की हैसियत से ये तीनों ममालिक और एक नेटो का मुल्क कॉमन जो ओआईसी का मेंबर भी है, उसकी ऑब्लिगेशन, तो ये तो एक बहुत अच्छी आमेजिश हो जाएगी, जिसमें कि वेस्ट भी खाइफ नहीं होगा, और साथ में मुस्लिम दुनिया के लिए या इस खित्ते के जो ब्लॉक है उसके लिए एक मजबूती आएगी। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो? इसलिए कि दुनियाई अक़वाम इस वक्त जो उसका बैलेंस और तवाज़ुन टोटल है वो इंटरनेशनल क़वानीन की, तो अब जो ताकतवर ममालिक खास तौर पर इजराइल और अमेरिका, वो तो पासदारी नहीं कर रहा, और उन्होंने तो बड़ी कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने मिसालें देते रहे, गजा में मिसाल दे दी उन्होंने, वेनेजुएला में मिसाल दे दी, और जो अब भी हो रही है जितनी, और जब 60
मुख्तलिफ इदारों से विड्रा कर गए यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद कह दिया कि ये यूनाइटेड नेशंस ये किसी काम का नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो अब रह क्या गया है? अब रह के ये गया है कि रीजनल कुव्वतें जो हैं, जैसे कि अब ये बन रही है डिफेंस पैक्ट के तौर पर, तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये डिफेंस पैक्ट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत ये बनाई जा सकती है, और इसकी वही कदोफाल होंगे नेटो के, जैसे आर्टिकल 5 है, हो सकता है कि वो रख लें, जैसे कि हमारा जो मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, वो यही है कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरे पर समझा जाएगा। अब तुर्की के साथ जब ये ट्राइलेटरल मुआहदा होगा तो इससे मिलती जुलती कोई मामला होंगे, तो वो हमारे लिए एक विन विन गेम है। और ख़ासतौर पे तुर्किया जो है वो बहरी जो जहाज़ बनाने में उसकी एक महारत है, उसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन तुर्की की भी है ड्रोन्स के मामले में वो बड़े एडवांस है। पाकिस्तान GF थंडर में है, टैंक्स बना रहा है, तो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन, तुर्की की डिफेंस प्रोडक्शन इस पूरे खित्ते में वो एक उसको सबकत हासिल है, एक उसको एज हासिल है। तो लिहाजा ये एक बड़ी भारी भरकम किस्म का ट्राइलेटरल मिलिट्री पैक्ट होगा, और जिसमें के किसी को खास तौर पे जो रेजिस्टेंस आती है ऐसे मामले में, वो रेजिस्टेंस आते हुए मुझे नजर नहीं आती। सही। एम्बेसडर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस के अंदर या एक नए जो वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम तक ये जो अभी का मरहला है, इसमें बहुत हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं नेटो के प्लेटफॉर्म पे, जो मगरबी यूरोपीय ममालिक हैं, वो US के साथ एक ऑब्वियसली एक डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं, ख़ास तौर से जब से ये इन्होंने ग्रीनलैंड की बात की है। और अगर वाकई अमेरिका हमला करता है इन अ वे कि जी कब्ज़ा हासिल कर लेता है ग्रीनलैंड के ऊपर, तो डेनमार्क जो कि ख़ुद नेटो का रुकन मुल्क है, उनका इत्तेहादी है, तो वो कुछ करे ना करे प्रैक्टिकली, लेकिन ये ज़रूर इनके इत्तेहादियों में ख्याल पैदा हो गया कि अब आप अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए जो है वो US पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन के मामले में भी वो ब्लेम करते हैं अमेरिका को कि जी आपने हाथ खींच लिया और हमारा साथ नहीं दिया। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखें, इज़राइल का जब कतर पे हमला हुआ था, तो ऑब्वियसली कतर एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है US का, वहाँ पे भी फिर ये सोच परवान चढ़ने लगी कि आप अपनी सिक्योरिटी ज़मानतों के लिए जो US से मिली हैं उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कि US को आप एक एज अ सिक्योरिटी गारंटोर नहीं देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम इवेंट्स का कितना बड़ा हाथ है कि अब ममालिक जो हैं वो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर हमें इस किस्म के पैक्ट्स जो हैं नज़र आते हैं। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना ये मुल्क। ठीक। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर उसके बाद ममालिक अपने दूसरी राहें भी तलाश करते हैं, और ये सऊदी अरब ने तो बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक मूवमेंट के तहत दूसरी राहें तलाश की है, और यही अब तुर्की भी कर रहा है। और वो डिप्लोमेसी नाम इसी का है कि आप इस अंदाज में चलते हैं कि आपके दूसरे ममालिक जो आपके मद्दे मुकाबल हैं या जो समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो भी इस मामले में एतराज़ न कर सकें और इसको इस पे कोई रखना अंदाजी न कर सकें। तो ये उसी के बात हुई है जो कतर का एक भरोसा टूटा है, तो गल्फ का भरोसा टूट गया। अभी जो इस वक्त जो ग्रीनलैंड में हो रहा है, या यूक्रेन जो आपने मिसाल दी, उसमें भी एक नेटो मेंबर्स का ट्रस्ट उस मुतज़लज़ल हुआ है, और जब किसी का ट्रस्ट मुतज़लज़ल हो तो उसके बाद फिर वो यकीनन बाकी रास्ते और राहें तलाश करता है। तो यही मामला यूरोप का भी है। वो इसके बावजूद कि ट्रंप ने उनसे 5% कंट्रीब्यूशन उनके बजट की करवा ली नेटो में, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं एक सॉवरन मुल्क को कि जी मैं तो यहाँ इसमें मिलिट्रीली इसको कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी एक उनका जो अंदाज है डिप्लोमेसी का या नेगोशिएशन का, वो ये है कि वो हाइप पर ले जाके फिर बार्गेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ग्रीनलैंड का नहीं लगता कि वो ग्रीनलैंड पर जाके काबिज हो जाएंगे, लेकिन वो ये ज़रूर लगता है कि वो वहाँ
इसका चाइना का और रशिया का असर रसूख कम वो करना कम करने की चाहेंगे कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वो अपना वहाँ बेस बना लेंगे। जो है। मेरा तजिया है और जो मुझ जैसे लोगों का है वो यही है कि मैं नहीं समझता कि वो, क्योंकि अगर ये मामला हो गया कि नेटो के टोटल मर्जी के खिलाफ, और अब तो नेटो ने वहाँ अपनी फोर्सेस, टोकन फोर्स ही सही डिप्लॉय कर दी है तमाम ममालिक ने, और उन्होंने कह दिया है कि हम तो इसका डिफेंस करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक पहुंच जाएंगे कि वो उनको जाके गोलियां चला के उनको न्यूट्रलाइज करके वो जो सारी यूरोपियन ममालिक की फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं और उस पे जाके कब्जा करेंगे। लेकिन बार्गेनिंग चिप अच्छी हो बार्गेनिंग जाएगी। चिप, राइट। एक एम्बेसडर साहब, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल गज़ा के हवाले से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जो फर्स्ट फेज़ था पीस प्लान का, उसमें कहा गया कि जी सीज़ फायर हो गया है और जो हॉस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज है वो हो जाएगा, और सेकंड फेज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल कोई एक बॉडी का क़याम आ सकता है जो इंतज़ाम संभालेगी। अब US एनवॉय जो हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने अनाउंस किया है, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक ने उसका खैर मकदम भी किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, कि क्या वाकई ये जो एक बॉडी बनती है, टेक्नोक्रेट कमेटी कह लें इसको, जो भी नाम दिया जा रहा है, क्या देर पा अमन की जामिन बन सकेगी? इसको दूसरे अंदाज में क्यों नहीं देख लेते हैं, हम एक और जाविया से देख लेते हैं, तो हमें आपके सवाल का जवाब भी उसमें मिल जाएगा जी। वो जाविया ये है कि इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ते हैं। देखिए 57 ममालिक, OIC का चार्टर, जिसके के पहले ही प्रीएम्बल के 7वें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि पैलेस्टीनियन काज को मुकद्दम रखा जाएगा, जिसके के OIC के चार्टर के आर्टिकल 18 में पैलेस्टीनियंस का स्पेशली उसके लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को मुकर्रर किया गया है। इतनी सारी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग सरबराहान की हुई, लेकिन बहुत सारी हिकमत अमली की वजह से, बहुत सारी मामलात की वजह से इजराइल के खिलाफ कोई ठोस एक्शन तो नहीं ले सके। अगर इस चीज़ को हकीकत हम मानते हैं कि पूरी की पूरी OIC की कंट्रीज वो इजराइल के सामने नहीं खड़े हो सके, तो तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, जब इसको तस्लीम हम कर लेते हैं तो बाकी रास्ते क्या रह जाते हैं? बाकी वो डिप्लोमेटिक रास्ते रह जाते हैं, वो इकोनॉमिक पोजीशनिंग रह जाती है कि जिसके तहत हम उस जेनोसाइड को बचा लें। और ये अच्छी बात है कि 10 अक्टूबर के बाद जो एक मक्तल गाह में उन्होंने 3 लाख अफराद को गजा में जमा किया हुआ था और कह दिया था कि इस पूरे सर्किल में जो भी लोग हैं वो सारे टेररिस्ट हैं या सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट हैं, और फौजें क्लोज हो गई थी। 3 लाख में से लाख आदमी उन्होंने मार देना था। लेकिन जब ये मामला हुआ, ये 8 ममालिक बीच में आए, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था और काफी बढ़ चढ़ के शामिल था, तो वो जेनोसाइड तो रुक गया ना। अब रहा सवाल कि अगर आप मुझसे कहें कि ये 20 पॉइंट जो है इसके बारे में तबसरा करें, तो मैं अगर इसको किताबी लिहाज से तबसरा करूं तो ये तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। मैं तो यूनाइटेड नेशंस में रहा हूं, मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हवाले से कह सकता हूं कि ये उसके उससे मुताबिकत नहीं रखता, ये इंटरनेशनल कानून से मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन क्या इस वक्त दिए हुए हालात व वाक़यात, इस मारूजाती हालात में, क्या जेनोसाइड बचाने के लिए ये हिकमत अमली इन 8 ममालिक के तरफ से बेहतर नहीं थी? अच्छा, ये बताइए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है कि इस पे मैं देख रही थी कि लिखा गया था कि जी ये कमेटी यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत एक अबूरी इंतजामी ढांचे के तौर पे कायम की गई है। 2803 है क्या? ये 20 पॉइंट्स को एंडोर्स करता है 2803, और उसको सिर्फ एक मोहर लगाई गई है जो कि जरूरी थी, मैं समझता हूं, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म तैयार करना था। देखिए, एक बात तो तय है कि तकरीबन 6 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुए, गजा में बिल्कुल वो सीज फायर नहीं करवा सके। हालांकि अक्टूबर 2023 में एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन पास हुई थी, लेकिन नहीं माना किसी ने। तो अब एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन का मुल्क का ताकतवर तरीन सदर उसका चेयरमैन है, तो उस पर उम्मीद है, और इसीलिए 8 ममालिक। तो देखिए, मेरा इसमें बिल्कुल सही सी बात है कि इसमें मुझ जैसे लोग क्रिटिसिज्म मैं कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि 20 पॉइंट्स पे बड़े क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन मारूजाती हालात में जान बचाएं फलस्तीनियों की, इसके अलावा क्या ऑप्शन बचाने और कोई ऑप्शन हमारे पास ज्यादा नहीं है। इनेविटेबल और ये करना जरूरी है अगर आपने वहां पे जेनोसाइड बचाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। यूरोप अजब सूरत हाल का शिकार है। बेबसी ही बेबसी है। कहां खुद को अपनी मिलिट्री को रूस के खिलाफ तैयार करने की बातें कर रहे थे, मगर अब यूरोप की कहानी कुछ और ही अफसाना बयान कर रही है। कहने को यूरोप गुज़श्ता 8 दहाइयों से अमेरिका का सिक्योरिटी और मिलिट्री पार्टनर है, ताहम अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका के अपने नेटो इत्तहादी अमरीकी अज़ाइम के खिलाफ यूरोपीय सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ट्रोएल्स पॉल्सन का कहना है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। दीगर यूरोपीय ममालिक की बात की जाए तो फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नॉर्वे, फिनलैंड और चंद यूरोपीय ममालिक की तरफ से डेनमार्क की सपोर्ट के लिए ग्रीनलैंड फोर्सेस भिजवाए जाने का सिलसिला जारी है। इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि बहुत जल्द फ्रांस अपने ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई मिलिट्री सेटअप को भी ग्रीनलैंड के दिफा के लिए हरकत में लाएगा। कोपेनहेगन की कोशिश है कि सबसे पहले सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया को यकीन दिलाया जाए कि ग्रीनलैंड किसी भी सूरत अमरीकी मुफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे के बगैर कोई लाहे अमल निकाला जाए। दूसरा, डेनमार्क की कोशिश है कि ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री पोजीशन को मजबूत किया जाए। जहां तक रही बात डेनमार्क की पहली पोजीशन की, तो गुज़श्ता रोज़ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए ख़ारजा ने वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात की, लेकिन दोनों यूरोपीय ओहदेदार वाशिंगटन को अपनी पोजीशन से पीछे हटने पर रजामंद ना कर सके। डेनिश वज़ीर आज़म लार्स लोके रासमुसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम अमरीका का नुक्ता नज़र तब्दील करने में नाकाम रहे हैं और बहुत वाज़ेह है कि अमरीका ग्रीनलैंड को फतह करना चाहता है। जबकि ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा विवियन मॉट्सफ्लेट का कहना है कि हम अमरीका के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि अमरीका ग्रीनलैंड का मालिक बन जाए। रही बात कि क्या डेनमार्क ग्रीनलैंड का दिफा कर सकेगा? 2 रोज़ कबल ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने बहुत वाज़े अल्फाज में सवाल का जवाब दिया था। उनका कहना था कि हमें ग्रीनलैंड हर सूरत में चाहिए। अगर हम ग्रीनलैंड ना गए तो रूस और चीन जाएंगे और डेनमार्क कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका वहां बहुत कुछ कर सकता है। डेनिश और ग्रीनलैंड के वज़राए ख़ारजा की वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना था कि अमरीकी सदर के नुक्ता नज़र में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती और ना ही डेनमार्क के यूरोपीय इत्तहादियों की तरफ से मिलिट्री मिशंस सदर ट्रंप के रास्ते में हायल हो सकते हैं और ना ही उनकी फैसला साजी को मुतासिर कर सकते हैं। दूसरा अहम सवाल, यूरोपीय ममालिक सदर ट्रंप की फैसला साजी को क्यों मुतासिर नहीं कर सकते? बहुत सादा सी बात है। यूरोपीय ममालिक से ग्रीनलैंड पहुंचने वाली मिलिट्री सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ टोकन या बराए नाम सपोर्ट है। तफसील सुनकर बहुत सारे आलमी तज्जियाकार फिर परेशान भी दिखाई दिए। फ्रांस की तरफ से अभी तक सिर्फ 15 फौजी और जर्मनी की तरफ से अभी तक सिर्फ 13 फौजी ग्रीनलैंड भिजवाए गए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि दीगर ममालिक से भी फोर्सेस वहां पहुंचेंगी। ऐसा मालूम होता है कि कोई मजाक हो रहा है। सदर ट्रंप का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है और शायद इसीलिए व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है कि यूरोपीय मिलिट्री सपोर्ट सदर ट्रंप के प्लान्स का कुछ नहीं कर सकेगी। एडिटोरियल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हुए चंद नुकात बहुत वाज़ेह हैं जिसका जिक्र करते हैं। पहला, यूरोपीय ममालिक सदर ट्रंप का रास्ता रोकने की अहलियत नहीं रखते और ना ही उनमें इतनी जुर्रत हो सकती है कि अमरीकी मिलिट्री के सामने खड़े हो सकें। दूसरा,
अमेरिका का ग्रीनलैंड को फतह करना या अपने कंट्रोल में लेने का वाज़े मतलब नेटो के सिक्योरिटी इत्तेहाद का मुकम्मल खात्मा होगा। हकीकत में नेटो रुकन ममालिक की सिक्योरिटी का जामिन अमेरिका था और आज वही यूरोपीय सरजमीन पर काबिज होने की कोशिशों में मसरूफ है। तीसरा, ना चीन और ना ही रूस ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। असल हकीकत ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के साथ ग्रीनलैंड में छुपे हुए रेयर अर्थ्स हैं जिनकी सदर ट्रंप को तलाश है। 2023 के यूरोपीय यूनियन कमीशन के सर्वे के मुताबिक 34 में से 25 अहम मादनियात ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि वो मादनियात रूस या चीन के कंट्रोल में चली जाएं। ताकत का यह खेल बुनियादी तौर पर अपनी अजारादारी को कायम रखने का खेल है, जहां मुफादात हर किस्म की दोस्ती, इखलाकियात, शराकतदारी और तमाम तर असूलों से बढ़कर हैं। आलमी सियासत का महवर हमेशा से यही था और मुस्तकबिल में भी मुफादात ही सबसे मुकद्दम रहेंगे। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।